तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मानवा का रिकैप। तो काले बालों वाले और भूरे बालों वाले लियोन के बीच मुकाबला होता है जिसमें काले बाल जीत जाता है। और अब आगे तो अब भूरे बालों वाला काफ़ी डिप्रेस्ड है और वो कहता है कि लियोन तुम जीत गए, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा जब तक मेरी रेपुटेशन पे बात ना आए। तो इस पर काले बालों वाला कुछ सोचता है और फिर कहता है कि फ़िलहाल तो मैंने कुछ नहीं सोचा है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में अगर कुछ रहा तो ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद दोनों फ्रेंडली सा कॉन्वर्जेशन करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब हमारा वाला लियोन जा रहा होता है तो उसे काफ़ी चोट आई होती है, लेकिन तभी अचानक से क्लोई आ जाती है और वो अपनी हीलिंग स्किल का इस्तेमाल उस पर करने लगती है। थैंक्स क्लोई, और मैं जानता हूँ कि तुम हमारे मैच की ऑब्जर्वर थी, तो कैसा लगा मैच। तो इस पर क्लोई भड़क जाती है, ये तुम दोनों पागल हो क्या? एक स्पारिंग मैच में इतना हार्ड कौन लड़ता है? आई एम सॉरी क्लोई, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम अकेडमी छोड़ रहे हो, राइट? अरे तुम्हें कैसे पता? अरे मैं तुम्हें अपने बैक ऑफ द हैंड की तरह जानती हूँ। तो तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगी? नहीं करूँगी, बस तुम जहाँ भी जाओ अपना ध्यान रखना। तुम हमेशा से ऐसे ही थे, तुम वो करके दिखाते हो जो दूसरे सोचते भी नहीं हो, पर अपना ध्यान रखना वो तुम हमेशा भूल जाते हो। तो मुझे लग रहा है आगे जाके ये दोनों एक कपल बनने वाले हैं। एनीवेज, तो अब काले बालों वाला लियोन कहता है कि तुम प्लीज़ जाके भूरे बालों वाले लियोन को कंसोल करो, वो दिखाएगा नहीं लेकिन वो काफ़ी हर्ट हुआ है। इसके बाद दोनों बाय करके चले जाते हैं। अब एल्सिड और लियोन के बीच बात होती है तो लियोन एल्सिड को थैंक्स कहता है। थैंक्स एल्सिड, तुम्हारी वजह से मैं अपने सालों के इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल पाया। मुझे हमेशा से ही लगता था कि लियोन और क्लोई की मैं कभी बराबरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो लोग नोबल्स थे। भले ही मैं कितनी प्रैक्टिस करूं, मैं कभी खुद को उनके बराबर महसूस नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया। थैंक्स। तो इस पर एल्सिड कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो भूरा वाला लियोन पहले चूजन हीरो था और उसकी जगह मैंने तुम्हें चुना है? क्या वाकई? हाँ, उसको भविष्य में राजा बन के ह्यूमैनिटी की ईविल से रक्षा करनी थी, लेकिन मैंने तुम्हें चुना। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा हार्ड वर्किंग नेचर और फाइटिंग स्पिरिट सबसे अलग है, और प्रोफेसी में सिर्फ इतना ही कहा था कि हीरो का नाम लियोन होना चाहिए, जो कि तुम्हारा तो है। तो क्या अब तुम्हें उसके लिए और बुरा लग रहा है? अरे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास बचपन से ही सब कुछ था और मेरे पास कुछ नहीं, तो ये उसकी गलती है कि वो एक ऐसे बंदे से हारा जिसके पास कुछ नहीं था। और जो तुमने मुझे चुना है तो मैं तुम्हारे निर्णय को गलत नहीं साबित होने दूंगा। ऑल राइट। इसके बाद दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। तो प्रोफेसर हेलमट ड्रॉप आउट सर्टिफिकेट और रिकमेंडेशन लेटर लियोन को दे देता है और उसे अलविदा कहता है। और अब हमारा बंदा निकल पड़ता है एक नए एडवेंचर के लिए, जो कि शुरू होगा ब्लेन सिटी में। एल्सिड और लियोन 2 हफ्तों तक जंगल में कैंपिंग करके आखिरकार अब लियोन सिटी पहुंच जाते हैं। लियोन काफी एक्साइटेड है कि आखिरकार वो इन जंगलों से बाहर आ गया ब्लेन में। इन 15 दिनों में उसने लगातार गॉब्लिन्स से मुकाबला किया और लकीली एल्सिड ने उसे लकड़ी की जगह होली स्वॉर्ड यूज करने की इजाज़त दे दी। तो इस दौरान उसने काफ़ी सारे गॉब्लिन्स का सफाया किया और काफ़ी सारा ऑरा भी इकट्ठा किया। और एल्सिड कहता है कि तुम्हें तो इस ट्रेनिंग के लिए थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा फुटवर्क और तुम्हारा माना भी बढ़ गया है। अब तुम पहले से काफ़ी तेज़ी से लड़ाई करने लगे हो। और लियोन अपनी तारीफ सुन के और भी ज़्यादा हीरो बनने के लिए डिटरमाइन हो जाता है और वो कहता है कि चलो अब जल्दी से ब्लेन के एडवेंचरर गिल्ड पहुंचते हैं और कहाँ पे जाके क्वेस्ट लेते हैं। अरे ये तो बहुत ही जल्दी में है। एनीवेज, हीरो को ऐसा ही होना चाहिए। अब दोनों सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन एल्सिड बताता है कि लियोन तुम्हें यहाँ संभल के रहना होगा। ब्लेन सिटी की सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है और यहाँ पे हर तरह के असासिन, चोर और क्रिमिनल्स घूमते रहते हैं, तो तुम्हें हर वक्त अपना गार्ड अप रखना होगा। और ये सुनकर हमारा बंदा थोड़ा चौंक जाता है। तो अब वो कहता है जल्दी जल्दी अब हमें एडवेंचरर गिल्ड पहुंचना चाहिए। तो फिर वो वहां जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एडवेंचरर गिल्ड के अंदर। वहां की रिसेप्शनिस्ट लियोन को पेपर पे साइन करवाती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस लियोन, तुम्हारी एकेडमी के रिकमेंडेशन लेटर से हम तुम्हें पहचान गए हैं और तुम्हें अब हम एक डी रैंक एडवेंचरर के रूप में
रजिस्टर करते हैं। तो एडवेंचरर की रैंक्स होती है डी, इसके बाद सी, इसके बाद बी और फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ए और एस रैंक एडवेंचरर। तो एक एडवेंचरर जब बी रैंक पर पहुंच जाता है तो उसे सुपर ह्यूमन कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वो ऑरा वेपन्स का यूज़ कर सकता है, यानी कि वो ऑरा को अपनी बॉडी के बाहर लाकर उसे मैनिफेस्ट करके तरह तरह के कारनामे कर सकता है, जैसे ऑरा स्वॉर्ड, ऑरा क्लॉज एक्सेट्रा। अब इस जगह पे कई सारी नॉन ह्यूमनॉइड रेसेस भी होती है, जैसे कैट पीपल, बियर पीपल, एल्व्स, ऑर्क्स एक्सेट्रा। तो काफ़ी डाइवर्स जगह है, जो कि एल्सिड कहता है हमारी ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। और एल्सिड समझ रहा होता है कि रिसेप्शनिस्ट हमारे लड़के को कुछ ज़्यादा ही भाव दे रही है, और अब वो उससे कहती है कि अब तुम क्योंकि डी रैंक बन गए हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम हमारी गिल्ड के लायक हो। तो पहले तुम्हें एक नोविस टास्क लेना होगा, जिसके बदले तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, उल्टा तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। भाई ये तो बहुत रियल वर्ल्ड जैसा हो गया। एनीवेज, तो ना चाहते हुए भी लियोन इस टेस्ट को ले लेता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन और हम पहुंचते हैं ब्लेन सिटी के अंडर वाटर सीवेज सिस्टम में, जहां पर लियोन रैटमैन मॉन्स्टर से लगातार लड़ाई कर रहा होता है। वो लगातार स्लैशेस करता जा रहा है। अब एल्सिड उसे टीच करता है कि अब तक तुमने जितना कुछ सीखा है वो 1-on-1 स्वॉर्ड फाइट्स के लिए था, लेकिन तुमने कभी भी किसी मॉन्स्टर से लड़ने की टेक्निक नहीं सीखी, या फिर एक साथ कई लोगों से लड़ने की टेक्निक नहीं सीखी। तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें अब वाइड स्लैशेस हर एंगल से करने होंगे। और इसके बाद फाइट कंटिन्यू होती है, लेकिन तभी लियोन की नज़र एक रैटमैन पे पड़ती है, जो कि दूसरों से काफ़ी बड़ा होता है और उसके सिर पे एक सींग लगा होता है। अच्छा, तो लियोन तुम देख रहे हो उसे? हाँ, तो वो एक इवॉल्व्ड स्पीशीज रैटमैन है। क्या ये क्या होता है? वो मॉन्स्टर्स जो कि कई साल जी लिए होते हैं या उनमें कुछ खास पावर डेवलप हो जाती है, उन्हें इवॉल्व्ड मॉन्स्टर कहते हैं। और ऐसे मॉन्स्टर्स के पास कुछ शक्तियाँ होती है, और वो जो तुम इवॉल्व्ड रैटमैन देख रहे हो उसके पास कर्स पावर है। तो तुम्हें उसका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं होली स्वॉर्ड हूँ और मैं किसी भी तरह के कर्स को नलीफाई कर सकता हूँ। तो इसके बाद लियोन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और अब वो सीधा इवॉल्व्ड रैटमैन पर हमला कर देता है और बाकी सबको ही मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और लियोन उन सारे मरे हुए रैटमैन्स की टेल्स और इवॉल्व्ड रैटमैन्स के सींग लेकर गिल्ड पहुंचता है। और ये देखकर सब भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर एक बंदा इतने सारे रैटमैन मॉन्स्टर कैसे मार सकता है। और रिसेप्शनिस्ट बहुत खुश होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस लियोन्स, अब तुम एक ऑफिशियल एडवेंचरर बन गए हो और ये रहा तुम्हारा डी रैंक एडवेंचरर का सिंबल। और इसके बाद ये बंदा काफ़ी खुश हो जाता है और कहती है कि इतना ही नहीं कि तुम ये जो रैटमैन की टेल और सींग लाए हो, इसके बदले तुम्हें कुछ पैसा भी मिलेगा। और इसके बाद वो पैसा लेकर वापस चले जाते हैं। तो अब एल्सिड कहता है लियोन से कि लियोन, क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की तुम्हें इतना स्पेशल ट्रीट क्यों करती है? क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि तुम अकेडमी से आए हुए एक होली नाइट के ट्रेनी हो। क्या? हाँ, क्योंकि होली नाइट्स को पहले अपनी एकेडमी से बाहर जाने के बाद एडवेंचरिंग करनी होती है और लोगों की सेवा करनी होती है। तो वो भी यही समझती है। खैर, वो कुछ गलत तो नहीं समझती, आखिरकार मैं हीरो जो हूँ। एनीवेज, अब एल्सिड कहता है कि लियोन, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा सख्त करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम ब्लेन में तब तक रहे जब तक तुम बी रैंक के नहीं हो जाते। तो लियोन पूछता है, तो इतना समय कब तक लगेगा जब तक मैं वहाँ पहुँच पाऊँ? कम से कम 100 दिन। तो एल्सिड कहता है कि वैसे तो नॉर्मली व्यक्ति को आधा साल लगता है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें 100 दिन में ये काम करना एक्सपेक्ट करता हूँ, और अब तुम्हें और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। अब एल्सिड कहता है कि लियोन, इस बात से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि मैं द ग्रेट हीरो रॉड्रिक का स्टूडेंट गटर में जाके चूहों से लड़ता है। भले तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट हो, पर यह मुझे डिसग्रेसफुल लगता है। 1000 चूहे से मारने से अच्छा है कि तुम एक बड़ा मॉन्स्टर का शिकार करो, उससे तुम्हें ज़्यादा माना मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम एक जल्दी से जल्दी ड्रैगन से फाइट करने के लायक बन जाओ। और ये सुनते ही लियोन की सिट्टी पिट्टी गुम। अरे क्या ड्रैगन से फाइट करना? ये कैसा मजाक कर रहे हो एल्सिड? फिलहाल तो बस मैं विजन और फुटवर्क की सीख पाया हूँ, और एकदम से ड्रैगन से कैसे लड़ूंगा मैं? मुझे तो ऑरा भी नहीं आता। अब एल्सिड कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो,
मैंने तुम्हारे ट्रेनिंग के शुरुआत में ही सब कुछ सेट करके रखा था। तो बेसिकली इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर को मारने के बाद उनका ऑरा कोई भी अपने अंदर खींच सकता है और इसके बाद वो स्ट्रांग बन सकता है और ऑरा का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये एक सीक्रेट है क्योंकि नोबिलिटी और किंग्स ने इसे अपने पास संभाल के रखा हुआ है छुपा कर, ताकि ये कॉमन लोग के पास ना आए और वो अपना राज सुरक्षित कर सके। तो अब एल्सिड चाहता है कि लियोन हाई रैंकिंग मॉन्स्टर से लड़े और उनका माना एब्जॉर्ब करे, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बन पाएगा। और वो कहता है कि मुझे दोबारा चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन से लड़ो। अरे तुझे इतनी क्या दुश्मनी है ड्रैगन से, मुझे तो बता। मेरी ड्रैगन से कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि 6 महीने के अंदर हम दोनों टाइटन माउंटेन रेंज पे जाए। क्या टाइटन माउंटेन रेंज? वहाँ जहाँ पर ड्रैगन्स भी नहीं जाते और जहाँ पे जायंट किंग का रूल है। हाँ वहीं पे, लेकिन तुम क्यों जाना चाहते हो? तो इस पे एल्सिड कहता है कि मेरी डेड बॉडी और मेरे कई सारा सामान वहाँ पर है जो तुम्हारे बहुत काम आएगा, तो हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। अब एल्सिड कहता है कि बच्चे तू चिंता मत कर, तेरा टीचर एक महान हीरो है, मैं तुझे जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तो इस पर लियोन पूरा कॉन्फिडेंस दिखाता है, ठीक है टीचर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर लियोन गटर में से कई सारे रैटमैन का शिकार करके लौटा है और सारे एडवेंचरर उसे कैट कैट कह के चिढ़ा रहे हैं क्योंकि वो रैट्स को मारता है। अब वो रिसेप्शनिस्ट को रैट की टेल देता है और वो कहता है कि क्या मेरे लिए कोई और टास्क है क्या? अब जब भी मैं जाता हूँ सीवर्स में तो रैटमैन मुझे देखकर ही भाग जाते हैं, तो मैं कुछ मार ही नहीं पाता। तो वो कहती है मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा, इसलिए मैंने आपके लिए 4 टास्क निकाल के रखे हैं। तो इसके बाद दोनों उन चारों टास्क की डिटेल देखते हैं और एल्सिड देखता है कि एक टास्क ऐसा है जो कि बहुत पुराना है और जिसे कभी कंप्लीट नहीं किया गया। तो एल्सिड कहता है लियोन उसे चुनो। ठीक है, हम उसे चुनेंगे। तो इस क्वेस्ट का नाम है रॉक स्लाइम सब्जुगेशन। तो दरअसल ब्लेन के किले के नीचे कई सारे रॉक स्लाइम्स है जो कि वहाँ की रॉक खाकर किले को कमजोर कर रहे हैं। तो इनका काम है इन स्लाइम्स को मारना। तो इसके बाद अब दोनों पहुंचते हैं किले पर और वहाँ पर किले का कैप्टन उन्हें वेलकम करता है। वेलकम एडवेंचरर्स, मुझे खुशी है कोई तो ऐसा एडवेंचरर है जो क्वेस्ट को लेने आया। मुझे ऐसे एडवेंचरर बहुत पसंद है जो कि चैलेंजिंग टास्क लेते हैं। तो चलो अब काम शुरू करो। तो लियोन सोचता यार ये तो बहुत ज़्यादा काम कराएगा और फिर लगातार अगले सेकंड उसे भेज दिया जाता है किले के निचली दीवारों पे, जो कि बहुत ही स्लिपरी है क्योंकि वहाँ पे स्लाइम्स रहते हैं। अब एल्सिड कहता है कि लियोन तुम्हें यहाँ पर अपनी फुटवर्क टेक्निक से लड़ाई लड़नी होगी क्योंकि ये जगह काफी स्लिपरी है और तुम फिसल सकते हो, तो तुम्हें यहाँ के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना होगा। और तभी उनको दिखते हैं 3 रैटमैन्स, आई एम सॉरी स्लाइम्स, आप समझ ही गए होंगे। एनीवेज, तो इसके बाद लियोन अपना रॉड्रिक्स विजन इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे जस्ट डॉज करना पड़ता है अपनी तरफ आते हुए एक रॉक बुलेट को। तो दरअसल स्लाइम्स ने उसे देख लिया है और अब वो उस पर हमला कर रहे हैं। अब लियोन भी एक स्लैश स्लाइम पर कर देता है, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब एल्सिड बताता है कि रॉक स्लाइम्स दरअसल रॉक्स खाते हैं और इसके कारण इनके शरीर में रॉक्स लगातार सर्कुलेट होते रहते हैं, जो कि इन स्लाइम के कोर, जिसमें इन स्लाइम्स की जान बचती है, उन्हें कवर करके रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इतना ही नहीं, ये स्लाइम इन रॉक्स को बुलेट की तरह शूट भी कर सकते हैं। तो तुम्हें इन्हें मारना है तो सबसे पहले इनके कोर को नष्ट करना होगा। तो लियोन सोचता है ये तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे अपने रॉड्रिक्स विजन का इस्तेमाल और अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसके बाद किसी तरह लियोन उनकी बुलेट से बचता है और उन्हें पैरी करता है। अब एल्सिड उसे कहता है कि जरा उन स्लाइम्स को देखो, बुलेट शूट करने से पहले वो रुकते हैं और उसके बाद 5 मीटर ऊपर उछलते हैं। इसके बाद कुछ सेकंड के लिए वो रुकते हैं, जिसके दौरान उनके शरीर में रॉक्स घूमना बंद हो जाते हैं, जिसके बाद ही वो फायर कर पाते हैं। तो तुम्हें इन्हीं कुछ सेकंड में उनके नज़दीक जाना होगा और उनके कोर को नष्ट करना होगा। तो अब लियोन देख लेता है कि इन स्लाइम्स की कमजोरी क्या है और वो डिटरमाइन हो जाता है उन पर स्टैप्स करने के लिए। इसके बाद लियोन अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेता है और स्लाइम्स पर चार्ज कर देता है और जैसे उसे ओपनिंग दिखती है वो एक तेज सा स्टैप कर देता है, जिससे कि एक स्लाइम मारा जाता है। और इतने में ही
अचानक लियोन को समझ में आ जाता है कि ये स्लाइम्स देख नहीं सकते, ये बस अपने सराउंडिंग को साउंड और वाइब्रेशन से महसूस करते हैं। तो अगर वो अपने स्टेप्स को और भी ज़्यादा हल्का कर दे तो इस स्लाइम्स से डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद वो ठीक ऐसा ही करता है, अपने स्टेप्स को हल्का कर वो दूसरे स्लाइम पर अटैक कर देता है और उसको भी मार गिराता है। और इसके बाद ऐसा करके वो तीनों स्लाइम्स को मार देता है। और अब काम खत्म होने के बाद एल्सिड कहता है, बधाई हो लियोन, तुम लेवल 2 फुटवर्क सीख गए हो। क्या लेवल 2 फुटवर्क क्या होता है? तो ये होता है कि अपने फुटस्टेप्स को हल्का करना और अपने फुट के वाइब्रेशन को रोक के रखना, जो कि तुमने करके दिखाया। बहुत अच्छे, अब तुम्हें इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है। इसे सीखने के बाद तुम आइस या लावा किसी भी तरह के फ्लोर पर आराम से फाइट कर सकते हो। अब तक तुमने एकेडमी में या फिर सेल्फ ट्रेनिंग में जो भी सीखा वो सिर्फ फ्लैट ग्राउंड पर सीखा और खड़े हुए स्टैंस में सीखा, लेकिन ये पहली बार है जब तुम्हें झुककर लड़ना पड़ा और दौड़ते हुए लड़ना पड़ा। इसी तरह तुम्हारी ट्रेनिंग होगी जिससे तुम और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनोगे। अब एल्सिड कहता है कि चलो इस ट्रेनिंग को और भी थोड़ा हार्ड बनाया जाए। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ स्टैब ना करो, अगर तुम थोड़ा और ज़्यादा रॉड्रिक विजन का इस्तेमाल करोगे तो तुम एक ही बार में 2 स्लाइम्स को स्लैश अटैक से मार सकते हो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अब तुम उनकी बुलेट्स को डॉज ना करो, अब तुम उनकी बुलेट्स को काटो और एक हाथ को अगर तुम झेल भी लो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इसे लगता है इतना आसान है? अरे जस्ट ट्रस्ट मी ब्रो, मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ। तो इस पर लियोन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई मेरे को मरने का ही कह दे, जैसे तैसे तो लड़ रहा हूँ मैं इनसे और तू ये क्या मेरे से डिमांड लगा रहा है। एनीवेज, तो ये दोनों किसी तरह स्लाइम से अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। तो अब इसके बाद टाइम स्किप होता है और वक्त आता है 3 हफ्ते बाद का। तो कुछ गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि अरे तुम्हें पता है वो एडवेंचरर लियोन लड़का सा, वो हर सुबह 10 बजे के पहले आता है, स्लाइम से लड़ता है और फिर देर रात तक लड़ता रहता है और उसके बाद वहां से निकलता है। लेकिन तभी ये क्या, सुबह सुबह ही लियोन बेसमेंट से बाहर निकल गया और अब वो गार्ड से कहता है कि सर मैंने आपके काम कर दिए हैं, लगभग सारे स्लाइम मारे गए। और ये सुनने पर गार्ड्स को यकीन नहीं हो रहा कि सारे स्लाइम्स कैसे मार दिए इसने। आज लास्ट दिन था, मैंने लगभग सारे स्लाइम्स को मार दिया है और ये रहे उनके कोर्स। अब आपको कई सालों तक ये स्लाइम्स परेशान नहीं करेंगे। और इसके बाद दोनों गुड बाय कहकर अपने रास्ते निकल लेते हैं। और जाते जाते एल्सिड कहता है, गुड, तुमने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया, तुमने लेवल 2 फुटवर्क हासिल किया और नए तरह के एनवायरनमेंट में लड़ना सीखे। अब मैं तुम्हें फाइनली ऑरा सिखा सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है उन दोनों की इन पर। अब एक कमरे में बैठे दोनों बतिया रहे हैं। तो अब एल्सिड कहता है, लियोन, ऑरा सीखने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ऑरा सीखने के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा ओवर एज हो, तो इसके कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी। तो तुम क्या प्रिपेयर हो? हाँ। तो दरअसल नोबल फैमिली जैसे लियोन और क्लोई की अपने बच्चों को एक बैप्टिज्म रिचुअल कराती है जब वो बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उनका सर्कुलेटरी सिस्टम एक खास तरह से ओपन हो जाता है, जिसके कारण वो माना यूज़ कर पाते हैं। और इसी वजह से नोबिलिटी और कॉमन लोग के बीच माना का डिफरेंस आ जाता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बैप्टिज्म रिचुअल करना और ज़्यादा खतरनाक होता जाता है। तो लियोन, ये तुम्हारे लिए काफ़ी खतरनाक होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, आखिरकार मैं ग्रेट हीरो रॉड्रिग हूँ, तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, इस पूरे रिचुअल के दौरान तुम्हें जरा भी बेहोश नहीं होना है, नहीं तो रिचुअल फेल हो जाएगा। ऑल राइट, मुझे तुम पर भरोसा है, तो तुम रिचुअल को शुरू करो। तो इसके बाद एल्सिड 10 लाइट की स्वॉर्ड्स को समन करता है और वो एक के बाद एक लियोन के शरीर में समा जाती है, जिससे लियोन को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन फिर भी वो उसे बियर करता है और उसे अपने शरीर में अब्जॉर्ब करता है। और फिर धीरे धीरे लियोन का सर्कुलेटरी सिस्टम खुलने लगता है और आखिरकार रिचुअल सक्सेसफुल हो जाता है और लियोन ऑरा को महसूस कर पाता है, जो कि उसके हार्ट से होता हुआ उसकी पूरी बॉडी और उसकी बॉडी के बाहर भी फैल रहा होता है, जो सब उसे महसूस हो रहा होता है। तो अब एल्सिड कहता है कि मैंने तुम्हारी माना की लार्ज वेन को खोल दिया है, लेकिन स्मॉल बीन को खोलना यूज़र पे डिपेंड करता है, यानी कि तुम्हें अब भी ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके बाद ही तुम माना का 100% यूज़ कर पाओगे। तो अब लियोन अपने रॉड्रिक्स विजन का इस्तेमाल करता है
ट्राई करने के लिए कि अब वो क्या करता है। तो जैसे ही वो खोलता है तो उसे लगता है कि वो बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने या बिना कुछ सूंघे ही अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर पा रहा है। तो एल्सिड कहता है कि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं चीज़ों को महसूस कर पा रहा हूँ, बस महसूस ही कर पा रहा हूँ। तो एल्सिड कहता है कि इसे कहते हैं ऑरा सेंस। तो ऑरा असल में लाइफ फोर्स है जो कि हर चीज़ में होती है और अब तुम इसे महसूस कर पा रहे हो। लेकिन इससे ज़्यादा ऑरा से के बारे में सीखने के पहले मैं तुम्हें कुछ और बता दूं कि ऑरा असल में 5 बेसिक एट्रीब्यूट्स में आता है, वुड, वाटर, मेटल, अर्थ और फायर। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ 5 एट्रीब्यूट्स ही हो, जैसे कि तुम्हारा और मेरा एट्रीब्यूट। क्या? हाँ, हम दोनों का ऑरा एट्रीब्यूट है सन का, जो कि बहुत ही स्पेशल है, जिसे कि द एट्रीब्यूट और ब्रिलियंस भी कहते हैं।